बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम बात करेंगे 10 मोस्ट फेमस मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट के बारे में, जिनको हम वन बाय वन देखेंगे और हम देखेंगे कि ऐसी क्या रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत और हासिल है। इसके अलावा ये आज की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट डेवलप एन एडवांस और क्विक अप्रोच टू द फेमस साइकोलॉजिस्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 1 पर हैं बी एफ स्किनर, यानी कि सबसे पहले नंबर पर आते हैं बी एफ स्किनर। अब इनकी कंट्रीब्यूशन देखते हैं। बी एफ स्किनर कंट्रीब्यूट टू बिहेवियरिज्म, बिहेवियर थेरेपी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इन्होंने बिहेवियरिज्म पे काम किया था, बिहेवियर थेरेपी ऑरिजिनेट्स की थी। इसके अलावा बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे इन्होंने काम किया था। ये कहते थे कि बिहेवियर जो है वो हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये इनकी एक ऐसी कंट्रीब्यूशन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा स्किनर इज़ रिमेंबर फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी कि ये अपने दो इन कॉन्सेप्ट की वजह से भी बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्होंने दी थी और इसके अलावा शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी हमें रेनफोर्समेंट किस तरह से देनी चाहिए, रेगुलर देनी चाहिए, कॉन्टीन्यूस देनी चाहिए या फिर हमें इंटरवल्स में देनी चाहिए। ये थे जी बी एफ स्किनर, जो कि फर्स्ट नंबर पर थे। अब हम सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर है जीन पियाजे। जीन पियाजे हिज रिसर्च कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जेनेटिक, एपिस्टेमोलॉजी एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इन्होंने इन सारी फील्ड्स के अंदर काम किया था, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट काम इनका कॉग्निटिव साइकोलॉजी में है, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में है, जिनमें इन्होंने चाइल्ड्स के ऊपर काम किया था। ठीक है जी। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी, स्पेशली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, यानी कि एक बच्चे की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ किस तरह से होती है, इसके बारे में हमें जीन पियाजे ने बताया था। इन्होंने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ये था जी इनका मोस्ट फेमस काम, जिसकी वजह से ये सेकंड नंबर पर आते हैं। अब जी थर्ड हैं सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड का देख लेते हैं। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपिंग ऑफ साइको एनालिसिस। इनका सबसे बड़ा और मेजर कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने साइको एनालिसिस को ओरिजिनेट किया था। इन्होंने ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस के बारे में दुनिया को बताया था। हिज वर्क कंट्रीब्यूटेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, क्लिनिक साइकोलॉजी एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इन्होंने काम किया था डेवलपमेंटल पर्सनैलिटी पर, मतलब पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी पर और एबनॉर्मल साइकोलॉजी पर। नेक्स्ट पर हमारे पास है एल्बर्ट बेंडोरा। एल्बर्ट बेंडोरा वर्क इज़ कंसीडर्ड टू द पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन इन साइकोलॉजी दैट बिगेन इन द लेट 1960s, यानी कि इन्हें कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में काम किया था, जो कि 1916 में इनका काम जो था वो रिकॉग्नाइज होना शुरू हुआ था और पता चला था उसके बारे में। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी थी। सोशल लर्निंग थ्योरी में इन्होंने बताया कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किस तरह से होती है, इमिटेशंस किस तरह से होती हैं एंड मॉडलिंग किस तरह से होती है। मैं आपको ब्रीफली इन टर्म्स के बारे में बता देती हूँ। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के मतलब किसी को ऑब्जर्व करके कोई बिहेवियर सोशली सीख लेना, ये ऑब्जर्व कर लेना, उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसके अलावा इमिटेशन होता है ऐसी बातें जिनके बैड कॉन्सिक्वेंस हो लेकिन हम उनको सीख लेते हैं, तो वो इमिटेशन होती हैं। और मॉडलिंग होता है कि जो छोटा बच्चा होता है या ग्रोइंग एज में जो बच्चा होता है वो अपने एल्डर्स को, अपने यंगर वंस को वो करता है, यानी कि अपने एल्डर्स को एक इंस्पायरेशन बना लेता है और उनको मॉडल के तौर पर बनाकर उन्हीं की तरह परफॉर्म करता है। फिफ्थ वन पर आते हैं ल्यूविंग फिस्टिंगर। ल्यूविन फिस्टिंगर को देखते हैं जी। ल्यूविन फिस्टिंगर डेवलप द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी की बिना पर इनको 5वें नंबर पर बहुत फेमस समझा जाता है। अच्छा जी, कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या चीज़ होती है? इज़ द स्टेट ऑफ डिसकम्फर्ट यू फील व्हेन यू होल्ड टू कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स, यानी कि अगर आपके अंदर कोई दो से कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स आ जाते हैं और आपके अंदर उसमें तज़ाद आ जाता है तो आप कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाते हैं। यानी कि एक चीज़ आपको सही लग रही हो लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको गलत भी लग रही हो, तो आप किसका शिकार हो जाते हैं? कॉग्निटिव डिसोनेंस का। यू मे स्मोक इवन दो यू नो इट इज़ बैड फॉर हेल्थ। आपको पता है ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए जो स्मोकिंग है वो बुरी है, लेकिन आप फिर भी स्मोक कर रहे हैं, यानी कि आप किस में हैं? कॉग्निटिव डिसोनेंस में हैं। हिज सोशल कंपैरिजन थ्योरी से दैट यू इवैल्यूएट योर आइडिया बाय कंपेयरिंग देम विद अदर पीपल बिलीव। वो कहता है कि इससे क्या होता है कि हम अपने जो बिलीव्स होते हैं, अपने जो आइडियाज़ होते हैं, उनको दूसरों के साथ कंपेयर करके हम अपनी सोशल कंपैरिजन बना सकते हैं। यानी कि ये सोशल कंपैरिजन थ्योरी भी इन्होंने दी थी और कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी भी इन्होंने ही दी थी। उसके बाद सिक्स्थ वन पर आते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो थे जी, ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फंक्शनलिज्म पे काम किया था। इसके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर। साइकोलॉजिस्ट एंड द फिलोसोफर विलियम जेम्स इज़ ऑफन रेफर्ड
एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। ये अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर कहलाते हैं। विलियम जेम्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द फंक्शनलिज्म, प्रेगमेटिज्म एंड इन्फ्लुएंशियल बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इनकी बहुत इन्फ्लुएंशियल बुक थी जो 200 पेजेस के ऊपर थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम पब्लिश की थी, जो क्लासिकल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ज़्यादा उसका टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये फंक्शनलिज्म इन्होंने दिया था, प्रेगमेटिज्म दिया था, ये इनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। 7th वन है एवन पेवलव। एवन पेवलव जो थे वो एक मतलब साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, वो रिसर्च ऑन द कंडीशन रिफ्लेक्सेस। इन्होंने कंडीशन रिफ्लेक्सेस के बारे में बात की, क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, इन्फ्लुएंस द राइज ऑफ द बिहेवियरिज्म इन साइकोलॉजी। इन्होंने बिहेवियरिज्म में काम किया था। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, मतलब मेरे चैनल पे आपको बिहेवियरिज्म की वीडियो मिलेगी, उसमें आप देख सकते हैं एवन पेवलन का काम क्या था। एवन पेवलम एक्सपेरिमेंट method to help to move psychology away from interception and subjective assessments। अब इनका जो एक्सपेरिमेंटल मेथड था उसने साइकोलॉजी को एक बिल्कुल न्यू डायरेक्शन दी थी। साइकोलॉजी में पहले इंट्रोसेप्शन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी और उसके बाद ऑब्जेक्टिव नेचर्स को, मतलब सब्जेक्टिव नेचर असेसमेंट जो होती थी कि मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल के ऊपर जो सब्जेक्ट वो होती थी उन्हीं को मतलब मेजरमेंट्स को, असेसमेंट को लिया जाता था। लेकिन इन्होंने ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर दिया, यानी कि बिहेवियर कैन बी चेंज, हम बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मेथड दिया था बिहेवियर का। 8th पर आते हैं कार्ल रॉजर। कार्ल रॉजर जो है थे ये एक बहुत मेजर ह्यूमनिस्टिक थिंकर थे, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक थिंकर थे और इनका इन्फ्लुएंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छी थेरेपी ईजाद की थी। इन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी थी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। सबसे पर हैं एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन स्टेज थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट हेल्प क्रिएट इंटरेस्ट एंड रिसर्च ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू द लाइफ स्पैन। मतलब कि इन्होंने हमें जो थ्योरी दी थी उसमें साइको सोशल डेवलपमेंट बताई गई है। इससे क्या होता है कि इनकी रिसर्च की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट की अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ और लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया साइंटिस्ट ने। इसके बाद जी एरिक्सन एक्सपेंडेड साइको एनालिटिकल थ्योरी। अब इन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी भी दी थी बाय एक्सप्लोरिंग डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ इंक्लूडिंग इवन चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। अब इन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी में जो है इंसान के जितने भी लाइफ स्पैन के स्टेजेस होते हैं उनके ऊपर भी बात की थी। 10th पर आते हैं हमारे पास लीवी-गॉटस्काय। इन लीवी-गॉटस्काय जो थे ही वेंट टू द बिकम वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली साइटेड साइकोलॉजिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी कि 20वीं सदी में बहुत ज़्यादा लिखाई जाने वाली इनकी कोटेशंस थी, यानी कि इनका काम सबसे ज़्यादा लिखे जाने और साइटेशन में इस्तेमाल हुआ है वीगॉटस्काय का 20th सेंचुरी में। इसके बाद हिज वर्क वाज बिकम इनॉर्मसली इन्फ्लुएंशियल इन द रीसेंट डिकेड्स, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इनका काम जो है वो पर्टिकुलरली अब जो जाके बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है, किसमें, एजुकेशनल साइकोलॉजी में और चाइल्ड डेवलपमेंट में। इनके साथ ये मसला ये था कि इन्होंने जितना भी काम लिखा था वो वेस्टर्न अमेरिका तक पहुँच नहीं पाया था। जब वो वेस्टर्न अमेरिका तक पहुँचा था तो उसके बाद इनका काम जो था वो ट्रांसलेट होना शुरू हुआ था और तब इनको जाकर फेम मिला था, लेकिन बहुत देर बाद मिला था क्योंकि ये तब तक गुजर चुके थे। सो ये थी व्यूवर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया तो अभी के अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की बहुत सारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।